हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल को समझा था, यानी कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ा था। अब इसके बाद वैसे तो नेशनल इनकम और जीडीपी वगैरह को पढ़ना था, तो पर मैंने सोचा कि एक बार पहले इन वीडियोस को कवर अप कर दूं, क्योंकि एच.एल. आहूजा अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, ये होती क्या है, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी कौन चला रहा है? वैसे तो एक गवर्नमेंट चला रही है, पर गवर्नमेंट किन पैटर्न्स पे काम कर रही है? तो गवर्नमेंट 2 पैटर्न्स पे काम करती है, सोशलिस्टिक अप्रोच और कैपिटलिस्टिक अप्रोच। अभी क्या अप्रोचेस होती हैं, इनके बिहाफ पे ही मैं अभी एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे ये वीडियो मैंने कैपिटलिज्म की बनाई क्योंकि पहले कैपिटलिज्म आया था, फिर मैं सोशलिज्म की बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप लोग कैपिटलिज्म, सोशलिज्म समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से आप लोग फिर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, क्योंकि जब हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजों को पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसको कैपिटलिस्टिक अप्रोच पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब हुआ कि कोई भी देश है, जब वो अपनी इकोनॉमी को रन कर रहा है तो वो किन पैटर्न्स पे रन करेगा, किन प्रिंसिपल्स पे रन करेगा, तो वो प्रिंसिपल्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो बात दरअसल ये है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था करीब 14th और 15th सेंचुरी के आसपास, तो डेट्स में यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है, डेट्स आगे पीछे होती हैं, तो हिस्ट्री को ना लेके मैं एक अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड बता रहा हूँ। वैसे भी ये हिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए आपको अप्रॉक्सीमेटली समझाऊंगा कि 14th-15th सेंचुरी के अराउंड जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, जो ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड था, कैसे वो लोग आए थे हमारे देश में, तो उस दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड था। तो होता क्या था कि जब सोसाइटी में चीजें बननी स्टार्ट हो रही थी, मैन्युफैक्चर हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, बड़ी बड़ी लेबर्स को लिया जा रहा था, तो इस तरीके से ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड आया था। और इस कैपिटलिज्म का जो फाउंडर थे वो थे एडम स्मिथ। वैसे तो एडम स्मिथ को हम लोग इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी कहते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो एडम स्मिथ ही लेकर आए थे। उनकी एक किताब थी जिसमें उन्होंने बताया था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में कि हर एक रिसोर्स, हमारी अर्थ को हम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी आइडियोलॉजी को लोगों ने जाना, समझा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर इंसान ने रिसोर्सेज का करना इस्तेमाल करा और इकोनॉमी में पैसा कमाना शुरू करा। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती क्या है? तो देखो, वैसे तो हर एक देश को एक सरकार चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है, यानी कि सरकार का किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं रहेगा वहां की प्रोडक्शन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, इंडिया में जितने भी उत्पाद बन रहे हैं, जितनी भी चीजें बन रही हैं, अब आप एक बार फिगर आउट करके देखो। अगर आप मुझे भी इस वक्त देख रहे हो इस वीडियो में, मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये माइक पहना हुआ है, तो या मैं जिस कैमरे से शूट कर रहा हूं, तो क्या ये सारी चीजें कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बना रही है? नहीं बना रही है। अगर आप शर्ट्स के ब्रांड देखो, आप मोबाइल फोन के ब्रांड देखो, आप टी शर्ट के ब्रांड देखो, आप लाइट्स के ब्रांड देखो, हर जगह प्राइवेट सेक्टर कैप्चर्ड है। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर से हो रही है, और उस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर किसी भी तरीके का जब कोई होल्ड नहीं होगा, सरकार उसमें कोई, कहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं करेगी, तो वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। उसी को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म में बस सरकार का कंट्रोल आ जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स लेकर आए थे। तो उस वीडियो को मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे बस ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म होता क्या है, इसलिए मैंने ये वीडियो इसमें छोटी सी एक बना दी है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं कैपिटलिज्म। तो एडम स्मिथ थे फादर ऑफ कैपिटलिज्म, वही इसको लेकर आए थे, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे कि यूएसए, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये कंट्रीज हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल देती है कैपिटलिज्म वर्ल्ड का। कैपिटलिज्म यहीं से शुरुआत हुआ था। तो ये तो बेसिक एक इंट्रो था कि मैंने आपको कैपिटलिज्म के बारे में बताया। अब इस कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगा। अगर फीचर्स को आप जान लोगे तो बेहतर तरीके से कैपिटलिज्म को समझ सकते हो। तो देखो, कैपिटलिज्म में होता क्या है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप का क्या हुआ कि सोसाइटी डेवलप हुई, सोसाइटी के डेवलप होने के बाद क्या होता है कि सबने अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी। अब जिस इंसान के पास अपना खुद का लैंड है,
अपनी सेविंग्स है, पैसा है, तो वो अपनी खुद की इंडस्ट्री सेटअप करेगा और फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री किसको दे देगा? अपने बच्चों को दे देगा। ठीक है ना, वो बोल रहा है ना इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो अपने बच्चों को दे देगा। तो क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन जो पैसे वाली रहेगी, लेकिन वहीं पे जब दूसरे जो लेबर काम कर रही है वो तो एम्प्लॉय रहेंगे ना वहाँ पे। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं डिमेरिट साबित होता है कैपिटलिज्म में। तो वो मैं भी आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या होती है सारी चीजें। तो ये पहला फीचर हो गया इसका। उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एंटरप्राइज। तो जैसे कि सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी फ्रीडम होती है इंडस्ट्रीज को, कंज्यूमर को, चॉइस और एंटरप्राइज, मतलब कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस खोलने की, मतलब सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अपना किसी भी तरीके का आप एम्पायर खड़ा कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आता है प्रॉफिट मोटिव। तो कैपिटलिज्म का जो मेन जो मोटो है वो यही होता है कि कैपिटलिज्म जो है उसका मतलब हो गया कि उसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है एंड नथिंग एल्स दैट। मतलब वहां पे कोई सोसाइटी के वेलफेयर या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करना होता। कैपिटलिस्ट मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना है, अ प्योर बिजनेसमैन, उसी को हम कैपिटलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्री कंपटीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन देखने को ज्यादा मिलता है, हर इंसान कुछ ना कुछ बना रहा है, तो एक दूसरे में कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा प्राइस मैकेनिज्म। तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच, तो जैसे हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा था, तो उसमें कैसे प्राइस वेरी करता है डिमांड और सप्लाई में। तो यहाँ पे कैपिटलिस्टिक अप्रोच में प्राइस जो होता है ना, इसको बोलते हैं कि प्राइस इसकी दिल की धड़कन, यानी कि प्राइस इज द हार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइस से ही सारी मार्केट इकोनॉमी चल रही है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो प्राइस स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। ठीक, उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट तो एकदम ही इसमें लेस होता है, सरकार का कोई रोल ही नहीं होता है, गवर्नमेंट रन हो रही है लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जैसे आज की डेट में हम लोग बात करें, हम जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को ले लो आप लोग, हमारे यहाँ क्या होता है कि 50% तक कॉर्पोरेट टैक्स जाता है। अगर एक इनकम टैक्स मिडिल क्लास की बात करें जो सैलरी कमाने वाला है, वो 5 से 6% इनकम टैक्स देता है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो सरकार उनसे 50% लेती है टैक्स। उसके अलावा जीएसटी वगैरह हो गया, ये अलग चीजें हो गई। उसके बाद काफी सारे लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल, अगर कोई फैक्ट्री है तो उस पर एनवायरमेंट के काफी सारे लॉज लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैटर वेरी करती है, तो इसलिए कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ये सरकार का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं रहता है। ठीक, उसके बाद आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, फिर होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अभी मैं आगे बताऊंगा, पर यहाँ बता देता हूँ। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इसलिए हो जाता है कि अगर एक इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उसका ओनर है तो प्रॉफिट तो वही लेगा, उसमें लेबर काम करने वाली को सैलरी मिल जाती है। और यही हुआ था 15वीं सेंचुरी में, जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना, 12-12 घंटे लेबर से काम करवाया जाता था, लेबर लॉज वगैरह नहीं आए थे। तो जब 12-12 घंटे काम कराया जाता था तो वो तो गरीब ही रह जाएंगे, उनको सैलरी मिलती थी और उससे उनका गुजारा ही होता था। तो ये जो सोसाइटी में है, दो वर्ग बन के रह जाते थे, रिच और पुअर, और इनके बीच का जो गैप है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाता था। तो ये फीचर्स होते हैं हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। इसी के आगे फिर अब इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करूंगा। तो मैं पहले मेरिट्स यानी इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर देता हूँ। तो पहला एडवांटेज होता है इसका ऑटोमेटिक वर्किंग। सरकार को कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसलिए इकोनॉमी अपने आप रन करती है। मतलब हर इंसान अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रन होगी। हर इंसान अपना, जिसके पास पैसा, वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो वो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है, लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो एक साइकिल ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है इसमें। ठीक है ना। उसके बाद आता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब होता क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद मैक्सिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन गिव अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो अब क्या है, अब भाई कोई रॉ मटेरियल को यूज करेगा तो वो चाहेगा ना इकोनॉमिक्स के ज्यादा से ज्यादा, उसमें क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हो और उससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, जितना भी रिसोर्स हम ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें एफिशिएंटली यूज होते हैं हमारे रिसोर्सेज। उसके बाद आता है इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। तो अगर कोई इंसान हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है सैलरी के अलावा, कि उसको अप्रिशिएशन वगैरह टाइप की चीजों को दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब पैसा कमाया जाएगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा रन करेगा तो पैसा ज्यादा कमाने को मिलेगा, चीजें ज्यादा बढ़ेंगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जिसके चलते हुए एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है कंज्यूमर सोवरेनिटी। यहाँ पे क्या है कि मतलब कंज्यूमर एकदम सोवेरियन है। सोवेरियन का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी खरीदने का हकदार है, वो कुछ भी मार्केट में जा सकता है, ले सकता है, किसी तरीके के कोई बैरियर्स नहीं होते उसके ऊपर। और फिर आता है हमारा हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा इसमें कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कैपिटल मतलब पैसा कमाना, मतलब पैसा कमाए, एसेट्स जो है वो तैयार हो जाती है यहाँ पे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पे। तो कहते हैं ना कि मनी मोटिव है, प्रॉफिट है, और क्या कहते हैं,
प्रॉफिट हो गया और आपका इसमें क्या कहते हैं, बस यही मैक्सिमाइजेशन हो गया कि यानी कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है तो वो प्रॉफिट पे ही फोकस करेगा, तो कैपिटलिस्ट वर्ड ही इसमें दिख रहा है, कैपिटल वर्ड आ रहा है तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद एक आता है इसमें अपना डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। प्रॉफिट कमाना है तो नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होते हुए देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी आएगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये तो इसके मेरिट्स हो गए कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के। फिर आती है इसके डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स की बात करूं तो जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो क्या होता है कि हम लोगों ने जो यहाँ बात करी थी ना फीचर्स की, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, तो वो गैप देखने को मिलता है। तो ये होता क्यों है दरअसल? देखिए होता क्या है ना कि जब 15-16 सेंचुरी में ये जो आया था हमारा क्या कहते हैं मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो सोसाइटी में वर्ग बटे हुए थे। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कास्ट जो थे हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह भी पढ़ा होगा तो वो भी सोसाइटी बटी हुई थी। तो हर जगह सोसाइटी बटी हुई थी, कहीं जेंडर के उस पे, कहीं पे रेसिज्म के उस पे, कहीं कास्ट के उस पे। तो क्या होता है कि एक ही वर्ग को वो सोसाइटी का फायदा मिलता रहा, वो एक ही वर्ग उभरता रहा और एक वर्ग नीचे दबता चला गया। तो सोसाइटी में गैप ऑलरेडी हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो अब जिसके पास पैसा था वही अपना पैसे वाला बन गया, दूसरा वर्ग जो है बस नौकरी करके रह गया, उसके पास वो लैंड, वो रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी होती है ना, ये कैपिटलिज्म में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई वेलफेयर रिसोर्स नहीं मिल पाता है, ना ही कोई बेनिफिट मिल पाता है। चीजें महंगी से महंगी मिलेंगी तो वो गरीब कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई लॉज और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होते हैं। तो क्या होता है कैपिटलिज्म के चलते हुए उस जमाने में भी क्या हुआ था, 15-16 सेंचुरी में लोगों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ था। 12-12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे फैक्ट्रीज में काम करवाया जा रहा था, कोई लेबर लॉज नहीं आए थे। तो इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना सोशलिज्म, वहां पे सारी चीजें जानेंगे, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा इसका नुकसान है। उसके बाद आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इसलिए कि होता क्या है कि एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ऐसी चीजों में रिसोर्सेज को ज्यादा वेस्ट किया जाता है। जैसे आज के जमाने में भी अगर देखा, अब तो खैर चलो डिजिटल का जमाना है, लेकिन अब जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है ना। अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ तो अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले 2024 के। तो इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगी, डिजिटल एडवर्टीजमेंट तो करेंगी, साथ ही साथ जो पैम्पलेट्स बनते हैं, झंडे बनते हैं, उसमें भी तो कितना सारा रिसोर्सेज वेस्ट होता है। तो उसमें वो सारी चीजें हैं, तो एडवर्टीजमेंट ऐसी चीजें, कंपनीज का एडवर्टीजमेंट, तो उसमें सारे रिसोर्सेज का काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है कैपिटलिज्म में। और उसके अलावा एक चीज और भी है, अगर कैपिटलिज्म की बात करूं ना, कोई भी फैक्ट्री है तो उसका प्रॉफिट मोटो है तो वो कंट्री के या सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कभी बात नहीं करेगी। तो सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट को हार्म करते हुए देखने को मिलेगा आपको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में। एनवायरमेंट आज जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार ही कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, क्योंकि वो सोसाइटी को नहीं देखेगा, वो देखेगा नहीं। अब सरकार का कंट्रोल ही नहीं होगा, उसमें कोई रेगुलेशन ही नहीं होगा एनवायरमेंट को लेके, तो क्या होगा फिर? तो एनवायरमेंट भी इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें देखने को मिल ही रही है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा क्लास स्ट्रगल। तो फिर एक जो वर्ग होता है उसको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। जैसे मैंने बताया ना, लेबर के लिए, अब जो फैक्ट्री का ओनर है वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, उसके बाद उसका बेटा उस फैक्ट्री का ओनर बन जाएगा, लेकिन जो लेबर काम कर रहा है वो गरीब है, फिर उसका बच्चा भी गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके पास जो सैलरी मिल रही है उससे तो उसका बस गुजारा ही हो पाएगा, उसको ना वेलफेयर मिल रहा है एजुकेशन का, ना हेल्थ का वेलफेयर मिल रहा है। तो इसके चलते हुए क्या होगा, एक वर्ग को स्ट्रगल ही करता रहना पड़ेगा जिंदगी भर। तो ये कैपिटलिज्म में एक बहुत बड़ा मेजर डिमेरिट है। और उसके बाद आता है हमारा बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी कि बिजनेस साइकिल हुआ हमारा रिसेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का कंट्रोल नहीं होता ना। मैंने बताया किसी भी चीज पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे जब सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो उसके चलते हुए क्या होगा, रिसेशन, डिप्रेशन, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक क्लैश होती हुई देखने को मिलेगी, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जो ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए ये आपको टॉपिक पहले समझाया कि कैपिटलिज्म वर्ल्ड कितना ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है। और हुआ भी था 1930 में, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था यूएसए का, वो क्लैश कर गया था और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है डूब गई थी, जिसके चलते हुए काफी ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी देखने को मिली थी, ठीक। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। अब ऐसे में क्या होता है कि एसेंशियल गुड्स जो है हमारे खाने पीके या जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर ना फोकस करके प्रॉफिट कमाना है, तो डेंजरस प्रोडक्ट पे भी काफी ज्यादा फोकस हो जाता है, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ड्रग्स, ऐसी चीजों पे फोकस ज्यादा हो जाता है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये थे इसके डीमेरिट्स। तो मैंने मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स के बारे में आपको कैपिटलिज्म वर्ल्ड के बारे में बताया कि व्हाट इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट होता क्या है, कैसी इकोनॉमी होती है। तो
तो इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ोगे तो चीज़ों को और बेहतर तरीके से जान सकोगे कि कैसे हमारी इकोनॉमी रन करती है, किन पैटर्न्स पर रन करती है। तो जब कभी कभी वर्ड यूज किए जाएंगे तो आपको कैसे अप्रोचेस को लेके चलना है। तो ये एक मेन थीम है इकोनॉमिक्स की, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। इसको और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसमें मैंने कंबाइंड कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी को एकदम कंबाइंड करके और हर एक पॉलिटिकल थिंकर, सोशल थिंकर के बारे में उसमें मेंशन किया गया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कार्ल मार्क्स हो, एडम स्मिथ हो, उन सारे लोगों का नाम इसमें मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो उसको वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने लिंक डाला हुआ है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो ये मैंने कैपिटलिज्म बता दिया। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा या तो कंबाइंड या जैसे भी होता है सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना नेशनल इनकम और आगे बढ़ेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो बेटर होगा पहले आप इसको समझ लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए इसको और कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट होता है तो। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई भी एनसीईआरटी बुक परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।